नमस्कार मित्रों, जैसा कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। आइए आज हम लोग इसके अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन एजुकेशन सब्जेक्ट को देखें। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन विषय का कोड EDU 101F है और ये परीक्षा 2 तारीख को प्रस्तावित है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-3 पेपर होते थे, इस बार एक पेपर किया गया है। तो आइए देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? तो विद्यालय समाज का अलग रूप है, यह प्रसिद्ध कथन जो है जॉन डीवी का है। और दूसरा प्रश्न भी इन्हीं से संबंधित मैं रखा हूँ। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन पुस्तक किसने लिखा? तो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन पुस्तक जॉन डीवी ने लिखा। जॉन डीवी प्रयोजनवादी हैं और जॉन डीवी से बार बार प्रश्न बनते हैं। आप उठाकर पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देख लें कि शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का विशेष योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए इन्हें शिक्षा से संबंधित प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देख लेंगे जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। तो इसे भी आप देख लेंगे कि किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो वह है जॉन डीवी महोदय। और 3 ध्रुव कौन कौन है? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न मैं रखा हूँ। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह प्रसिद्ध परिभाषा महात्मा गांधी जी का है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, या कहीं कहीं देता है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न को देखें और यहीं आप देख लें महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक वर्धा शिक्षा योजना किसकी थी? तो वर्धा शिक्षा योजना जो थी वह महात्मा गांधी से संबंधित थी। वर्धा शिक्षा योजना किस सन में पारित की गई थी? तो 1937 ईस्वी में। और वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, शिक्षा के अंग हैं। तो अभी मैं बताया, जॉन डीवी पे बात कर रहा था तो मैं बताया कि जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो एक मुख है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, यानी यह शिक्षा के 3 अंग हैं। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 में रखा हूँ, औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो औपचारिक शिक्षा, पहले तो आप देख लें कि शिक्षा के अभिकरण जो है, जिस तरह शिक्षा दी जाती है, 3 बताया गया है। 3 में एक हो गया आपका औपचारिक, दूसरा हो गया अनौपचारिक और तीसरा होता है निरौपचारिक। तो औपचारिक वह है जिसका समय, स्थान सब कुछ निश्चित होता है, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो औपचारिक शिक्षा हो गई जो विद्यालय, स्कूल और महाविद्यालय इस तरह दी जाती है, पुस्तकालय, ये सब औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। वहीं आप अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक जिसका कि परिवार, समाज और कहीं से भी जो शिक्षा मिलती है समय के आधार पर, वह आपका अनौपचारिक हो जाएगा। और निरौपचारिक जो तीसरा है, तो निरौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक के मध्य की बात है, जिसके उदाहरण हैं ओपन यूनिवर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय। तो आप लोग शिक्षा के तीनों अभिकरण औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक को देख लेंगे, उसके उदाहरण को देख लेंगे। वहाँ से प्रश्न 100% बनने ही बनने हैं। आप 2 को पेपर देकर आकर देखिएगा, कहिएगा सर आपकी बात सही रही। आइए अगले प्रश्न को देखें। 6ठा नंबर प्रश्न है, मैं रखा हूँ, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? तो व्यापक अर्थों में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। और यदि हम कहें शिक्षा जो विद्यालय में दी जाती है वो शिक्षा का कौन सा अर्थ है या कौन सा उदाहरण है, तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वह संकीर्ण शिक्षा के अंतर्गत उसको रखेंगे। और शाब्दिक अर्थ से भी शिक्षा से प्रश्न बनेगा कि शिक्षा संस्कृत भाषा के किस धातु से बनी है, तो शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। और अंग्रेजी का एजुकेशन जो है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम भी लैटिन भाषा के दो शब्दों ई और डूको से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर की ओर निकालना। यानी एजुकेटम का जो शब्द होगा, एजुकेशन बना है इंग्लिश का, उसका शाब्दिक अर्थ होगा शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर निकालने वाली प्रक्रिया है। तो इसे आप तैयार कर लें, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनने ही बनने हैं। प्रश्न संख्या 7 में रखा हूँ, डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की पुस्तक है और इन्होंने 1971 ईस्वी में लिखा था। तो आप इसे भी तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 8 रखा हूँ, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक या इसको यूनानी भाषा भी कहते हैं, तो आप लोग देख लेंगे कि ग्रीक होगा ग्रीक, नहीं तो यूनानी होगा तो यूनानी। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता है, स्कोले या स्कोला इसको बोला जाता है, से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। स्कोले या स्कोला का अर्थ क्या होता है? अवकाश। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9 में रखा हूँ, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? बात एक ही है। तो जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। अभी ऊपर ही आपको बताया हूँ। प्रश्न संख्या 10 में रखा हूँ, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य नाम से ही क्लियर है, व्यक्ति के विकास को। यदि यह हो कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है, तो समाज के विकास को। तो आप लोग इसे देख लेंगे। और कुछ प्रश्न जैसे मैं बना तो दिया आपको, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे परीक्षा में आएंगे जो कॉमन सेंस पे आधारित होंगे। जैसे दे देगा, निम्न में से कौन समाज का आवश्यक कार्य है, तो वहाँ दे देगा 3-4। तो आप अपने स्वविवेक के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर उसमें से ट्रिक करेंगे और दे देगा शिक्षा का कार्य क्या क्या कार्य नहीं है। तो शिक्षा का कार्य है, निम्न में से 3-4 ऑप्शन देगा तो आपको छांटना होगा। तो ये सब आप अपने स्वविवेक के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर करना होगा, क्योंकि वह प्रश्न बनाया नहीं जा सकता, एक अनुमान लगाया जा सकता है। वहाँ पे जो सबसे आदर्श प्रश्न के आंसर होंगे उसको आप चयनित करिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 में रखा हूँ आप लोगों के लिए कि व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करना ही शिक्षा है, किसने कहा? तो व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, कभी कभी पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। और स्वामी विवेकानंद इन्हीं के उपलक्ष्य में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने ओजस्वी भाषण से विश्व को चकित कर दिया था। तो स्वामी विवेकानंद की यह परिभाषा शिक्षा की है कि व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करना ही शिक्षा है। प्रश्न संख्या 12 में रखा हूँ आप लोगों के लिए, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। ऊपर इसके बारे में, एजुकेशन शब्द की लैटिन भाषा और शिक्ष धातु दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी ऊपर मैं एनालिसिस किया हूँ, आप लोग देख लेंगे। 13 नंबर प्रश्न रखा हूँ, समुदाय के आवश्यक तत्व हैं। तो समुदाय के 3 आवश्यक तत्व हैं, एक निश्चित भूभाग, मानव समूह एवं हम की भावना। तो आप लोग इसे जान लें, समुदाय के 3 आवश्यक तत्व हैं, एक है आपका निश्चित भूभाग और दूसरा है मानव समूह और हम की भावना। तो इसे आप देख लेंगे। और समुदाय का उदाहरण है गांव।
प्रश्न संख्या 14 रखा हूँ, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य किस पर आधारित है? तो शिक्षा का व्यक्तिगत यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाएगा, टाइप में दिक्कत हो गई है। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य किस पर आधारित है? तो प्रकृतिवादी दर्शन पर। और प्रकृतिवादी दर्शक के सबसे बड़े समर्थक कौन है? तो रूसो है। रूसो महोदय ने शिक्षा पे कौन सा ग्रंथ लिखा? तो एमिल नामक ग्रंथ जो लिखा है वह रूसो ने शिक्षा से संबंधित लिखा है। रूसो प्रकृतिवादी थे और रूसो की एमिल जो है उसमें दो पात्र हैं। एमिल लड़के का नाम है और सोफिया जो है वह लड़की का पात्र है, लड़की पात्र है। यानी कि अगर पूछ दे कि रूसो के एमिल में लड़के का नाम क्या है, तो एमिल है, और लड़की का नाम क्या है? तो सोफिया है। तो यहाँ पे रूसो से संबंधित भी प्रश्न आपकी पूछा जाता है और रूसो निषेधात्मक शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, आप देख लेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, परिवार बालक का प्रथम पाठशाला है, किसने कहा? तो अरस्तु ने परिवार बालक का प्रथम पाठशाला है, यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट अरस्तु ने दिया है। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षा की प्रकृति है, तो शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों है, यानी शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। प्रश्न संख्या 17 में रखा हूँ, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद आप जानते ही हैं हम लोग 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और उस समय सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि देश का विभाजन हो चुका था। इस कंडीशन में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय को बनाया गया और 1949 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। तो यहाँ से आप देख लेंगे, बार बार प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का कार्यकाल क्या था? तो 1948-49। तो इसे आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 18 में रखा हूँ आप लोगों के लिए, हस्तकला के माध्यम से शिक्षा का समर्थन या समर्थक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी हस्तशिल्प कला के माध्यम से जो शिक्षा के समर्थक थे, जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महात्मा गांधी। हस्तशिल्प शिक्षा के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जो जिक्र है वो मैं बताया पहले भी कि वर्धा शिक्षा योजना में उन्होंने हस्तकला और बुनियादी शिक्षा की बात कही और महात्मा गांधी ने जो वर्धा शिक्षा प्रस्तुत किया 1937 में इसे पारित किया गया था और 1937 के वर्धा शिक्षा की समिति के जो अध्यक्ष थे वो जाकिर हुसैन जी थे। प्रश्न संख्या 19 में रखा हूँ, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो आप सभी जानते होंगे, बार बार यहाँ से प्रश्न बना है, पिछले प्रश्न पत्रों को देख लें। कई विश्वविद्यालयों में मतलब जो 50 क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये रहता ही रहता है। तो भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 ईस्वी में। और यदि प्रश्न यह पूछे कि इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इग्नू की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे 1985 ईस्वी में हुई थी। यहाँ देखें आप, 1985 ईस्वी में। 82 में पहला बना था मुक्त विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश में 1982 में, और दूसरा आपका जो बना इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय वह बना 1985 ईस्वी में। तो आप लोग इसे देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 में रखा हूँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, मुदालियर आयोग कहते हैं। इसका कार्यकाल देख लें, 1952-53 यानी 52 में गठन हुआ, 53 में रिपोर्ट दिया। इसके जो अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और इसी के आधार पर
इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। और आप ये भी जान लें, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की बात जो कहा गया वह माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 21 है, कोठारी कमीशन का गठन हुआ। तो कोठारी कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1964 में हुआ था, 66 तक चला, 64 से 66 में अपना रिपोर्ट दिया। और इसी कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, बार बार प्रश्न बनता है। तो दौलत सिंह कोठारी कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जो थे वह कोठारी कमीशन के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनके नाम से ही दौलत सिंह कोठारी से कोठारी कमीशन कहा गया, नहीं तो उसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और यही शिक्षा आयोग ने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कही और इसी के परिणाम स्वरूप 1968 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति आई। प्रश्न संख्या 22 रखा हूँ, नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना हुई वह 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई, जो आपका 1 से लेकर 12 तक की परीक्षाओं के लिए जाना जाता है शिक्षा के लिए, जो कि बड़ी बेहतर स्थिति से प्रत्येक जिलों में एक जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए जाते हैं। और प्रश्न ये भी बनता है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी थी उसके अंतर्गत। प्रश्न संख्या 23 रखा हूँ, किंडरगार्टन पद्धति, यहाँ पे देखिए किंडरगार्टन पद्धति होगा, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रावेल महोदय हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रावेल है। खेल विधि के जनक भी इनका नाम दिया जाता है, लेकिन वो कुक महोदय हैं खेल विधि के जनक। और फ्रावेल के साथ किंडरगार्टन पद्धति की बात आती है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वकालत किसने की? तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वकालत कोठारी कमीशन ने किया था। प्रश्न संख्या 25 आप लोगों से मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए कि प्राथमिक शिक्षा में अव्यय और अवरोधन का सिद्धांत किसने दिया? तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय और अवरोधन का सिद्धांत हर्टांग समिति ने 1929 ईस्वी में दिया था। तो आप लोग अपव्यय और अवरोधन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रश्न संख्या 26 रखा हूँ, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का संबंध किस शिक्षा से है? तो आप सभी जानते हैं अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का संबंध प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और यहीं से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न और आ गया आपके सामने, हंटर आयोग का संबंध किस शिक्षा से था? तो प्राथमिक शिक्षा से। और हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था। और शिक्षा से संबंधित मैकाले का विवरण पत्र कब आया था? तो मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में आया था। और निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया। और लॉर्ड मैकाले भारत में किस प्रकार की शिक्षा का प्रचलन करना चाहता था और किया भी? तो अंग्रेजी शिक्षा। तो आप लोग यहाँ से तैयार कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर से बनने ही बनने हैं। प्रश्न संख्या 28 में रखा हूँ, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है तो एनसीटीई जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ एनसीईटी को देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रश्न संख्या 29 में रखा हूँ, यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। कहीं कहीं इनका नाम डॉक्टर एस भटनागर देता है, तो आप लोग इसे देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। और यूजीसी जो है उच्च शिक्षा के लिए नियामक तय करती है। प्रश्न संख्या 30 रखा हूँ, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ DPEP कहते हैं इसको, यह 1994 में हुआ। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 31, ये तो मैं जिक्र किया था, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो मुदालियर आयोग ने, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 32 रखा हूँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, प्राथमिक शिक्षा में सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
प्रश्न संख्या 33 रखा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 34 रखा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मॉडल क्या है, फ्रेम क्या है? तो वह है 5+3+3+4। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है 2020 का फ्रेम है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो था वह था 10+2+3। ये मॉडल किसका है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 का, और 2020 का है 5+3+3+4। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। 35 नंबर प्रश्न रखा हूँ। शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहले तो प्रश्न ये बनता है कि शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 में। कब बना? 2009 में। याद रखें आप, कब बना? 2009 में शिक्षा का बाल अधिकार नियम। और इसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। तो इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर हर साल पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 36 रखा हूँ। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 ईस्वी में हुआ। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था उस समय। और लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का भी गठन किया था स्वतंत्रता से पूर्व। तो वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, आप तैयार कर लेंगे। सर्जेंट योजना कब आई थी? तो 1944 में, उसे भी आप देख लेंगे। प्रश्न संख्या 37 रखा हूँ। NCERT के कितने क्षेत्रीय संस्थान हैं? तो NCERT का जो फुल फॉर्म है वह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं, देख लें। एक है RIEE जो अजमेर में है राजस्थान में, और भोपाल मध्य प्रदेश में है, एक देखें। और एक कितने हो गए? एक हो गया आपका RIEE अजमेर राजस्थान में, भोपाल में है मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, मैसूर राजस्थान में, शिलांग मेघालय में। यानी कि ये 5 क्षेत्रीय संस्थान NCERT के हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी पूछ देगा कहाँ नहीं है। तो आप लोग, इसलिए इसको मैं आपको पूरा वाक्य के रूप में लिख के बता रहा हूँ कि आप इसे तैयार कर लें और इसे तैयार करके अच्छे तरीके से जाएं, जिससे कि आप और ये भी देख लेंगे कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न मैं रखा ही हूँ कि NCERT की स्थापना कब हुई? तो 27 जुलाई 1961 को NCERT की स्थापना हुई। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 रखा हूँ। उच्च शिक्षा के लिए मानक कौन तय करता है? तो UGC, इस पे जिक्र किया हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बनाया गया। तो आप इसे देख लेंगे। 53 रहेगा तो 53, नहीं तो 56 रहेगा 56, दोनों नहीं रहेगा। आप उसे देख लेंगे। स्थापना को अस्तित्व में कब आया? 53 में। और संसद द्वारा पारित कब किया गया? तो 1956 में। आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला देखें। 40 नंबर प्रश्न रखा हूँ। डाइट की स्थापना कब हुई? तो डाइट की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। और डाइट यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आप लोगों से डाइट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, स्थापना पूछा जा सकता है। और डाइट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जिला में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए। आप इसे देख लें। प्रश्न संख्या 41 जो पूछा गया है, मैं रखा हूँ आपके लिए। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन से कब किया गया? 1976 ईस्वी में किया गया। और समवर्ती सूची से मतलब क्या है? भारत के किस संविधान के किस अनुसूची में समवर्ती सूची है? तो 7वीं अनुसूची में रखा गया है समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 42 में रखा हूँ।
लोकतंत्र के मूल्य हैं तो आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए समानता, यहाँ पे थोड़ा समानता, यहाँ पे बुंदी पड़ी, समानता, यहाँ पे समझिएगा आप, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जो है एक लोकतंत्र के मूल्य हैं। प्रश्न संख्या 44 रखा हूँ आप लोगों के लिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, किसने कहा? तो आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, अरस्तु महोदय ने कहा था। और अरस्तु से संबंधित एक दो प्रश्न आगे कराया हूँ, आप लोग देख लेंगे। प्रश्न संख्या 45 में रखा हूँ, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और राज्य के सबसे आवश्यक तत्व में सबसे प्रमुख किसको मानते हैं? तो संप्रभुता को। बिना संप्रभुता के कोई राज्य नहीं बनता। हम लोग जब अंग्रेजों के शासन काल में गुलाम थे तो हम लोगों की संप्रभुता अंग्रेजों की हाथ में थी, यानी हम लोगों के पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए भारत एक राज्य नहीं था। प्रश्न संख्या 46 को देखें, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। तो पाठचर्या आधार निर्माण के आधार जो है वह मनोवैज्ञानिक आधार है, दार्शनिक आधार है और सामाजिक आधार है। ये तीनों प्रमुख आधार हैं पाठचर्या, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के निर्माण के। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 47 रखा हूँ, मूल करिकुलम शब्द का अर्थ है। तो मूल करिकुलम शब्द जो है यह लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्ट, यानी कि दौड़ का मैदान। और यहाँ से उसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है, करिकुलम से संबंधित एक दो परिभाषाओं को आप देख लेंगे। जैसे कनिंघम महोदय की परिभाषा है कि विद्यालय वह कलागृह है जहाँ सामग्री यानी कि बच्चों को अपने अनुरूप ढाला जाता है। यह परिभाषा कनिंघम महोदय की है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। आइए 48 नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ, ये भी मैं जिक्र कर दिया था। निर्देशात्मक शिक्षा के प्रवर्तक कौन हैं? तो रूसो हैं। रूसो से संबंधित ऊपर मैं वीडियो में दे दिया हूँ, आप देख लेंगे। प्रश्न संख्या 49 रखा हूँ कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया? तो आप देख लें, 1906 ईस्वी में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ भारत में प्रथम शासक थे, जिन्होंने 1906 में भारत अपने राज्य यानी कि बड़ौदा राज्य में, कहीं कहीं बड़ौदा देता है, कहीं कहीं बड़ोदरा देता है, आप लोग देख लेंगे, 1906 में अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की। आइए अगले प्रश्न को देखें। 50 नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए, वर्धा शिक्षा योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो बात हो चुकी है, आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या अंतिम और 51 नंबर प्रश्न मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, जो यहाँ पे देख ले, वुड का घोषणा पत्र 1854 है, यहाँ पे 1954 टाइप हो गया है। 1854 ईस्वी में आया था वुड का घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र के द्वारा ही पहली बार भारत में क्रमागत विद्यालयों की व्यवस्था की गई। क्रमागत का मतलब प्राइमरी से लेकर हायर तक। और वुड के डिस्पैच के आधार पे, इसे वुड का डिस्पैच कहते हैं, वुड के घोषणा पत्र को, और इसी के आधार पर भारत में लंदन की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया। घोषणा की गई 54 में और इसे बन के तैयार हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में तैयार हुए थे। तो वहाँ से भी प्रश्न बनता है, आप लोग तैयार कर लेंगे। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किस चार्टर के एक्ट किया गया भारतीयों की शिक्षा के लिए? तो 1813 ईस्वी के चार्टर में। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बार बार। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद से भी प्रश्न बनते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद की बात अगर हम करें तो जब 1813 ईस्वी के चार्टर में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया तो उसको लेकर भारत में 2 दल बन गए। एक को कहा गया प्राच्यवादी, जो प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृत और अरबी के समर्थक थे, और जो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के समर्थक थे यानी अंग्रेजी के, उन्हें पाश्चात्य कहा गया।
और इन दोनों में 1 लाख रुपए को लेकर बवाल हो गया, झगड़ा हो गया, जिससे चलते 20 साल का वर्ष बीत गया, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्च भारतीय किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं नहीं हो पाया। तो 1833 ईस्वी का जब चार्टर आया तो उसमें लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया और उसने अपना रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत किया। उसके आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा में साहित्य देने की बात और ज्ञान विज्ञान की बात तय की गई और उस समय 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें मित्रों, आप लोगों को इसमें से सारे प्रश्न मिल जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।